उपसभापति महोदय, जैसा कि आपने बताया कि श्री जनार्दन सिंह सीकरीवाल माननीय संसद सदस्य ने 2021 जून संयोग से मेरे बर्थडे पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बर्थडे भी था क्या? और योगा दिवस भी था। योगा दिवस। उस दिन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसमें अनिवार्य मतदान के लिए वो विधेयक लाए थे, लगभग हर शुक्रवार को विद्वान विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों ने मतदान अनिवार्य हो इसके पक्ष में और मतदान ऐच्छिक हो उसके पक्ष में। अनिवार्य मतदान से क्या समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तृत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चूँकि 3-4 साल इस पर बहस हुई है और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं सीकरीवाल साहब को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि अनिवार्य मतदान में का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और कोशिश करूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो अपना जो ये विधेयक है इसको लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में, जनहित में और इस सदन के बहुसंख्यक सांसदों के पक्ष में अपने विधेयक को वापस लें। सीकरीवाल साहब का कहना है कि ये प्रत्येक मतदाता के लिए जो किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र हैं, उसे उसके मतदान के अधिकार का निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान किया जाए, उपयोग करना अनिवार्य बनाने के लिए। उनका ये भी कहना है कि अनिवार्य में कुछ लोगों को छूट मिलनी चाहिए, जैसे किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर, कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी से ग्रसित होने पर और भौतिक रूप से वो आने में सक्षम हो, ऐसी वो छूट मांगते हैं। वास्तविक और सद्भावी आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्रदान के लिए भी उन्होंने इसमें व्यवस्था रखी। आयोग मतदान के लिए आने वाले सभी नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी लोकसभा में 2200 बूथ हैं, तो मतदान दिवस के दिन तो पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था रहेगी, लेकिन वो अनिवार्य रूप से आएँ, रास्ते में उनको सुरक्षा दी जाए, इंच इंच पर पुलिस हो। मुझे लगता है ये आपका व्यवहारिक पक्ष नहीं है। आयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को सभी पात्र मतदाताओं की सूची भेजेगा जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है। ये भी व्यवहारिक पक्ष नहीं है। जो नहीं डाला है वो लगभग लोगों को पता रहता है, बूथ एजेंट को भी पता रहता है, लेकिन नहीं डाला है, ये जब ऑथेंटिक सूची आ जाएगी तो ना डालने वाले पर जो माफिया टाइप के राजनीति में लोग हैं, जिन्होंने कन्वेंसिंग करते समय जिन लोगों ने उनको वादा किया था कि हम डालेंगे, लेकिन आप सूची मांग रहे हैं कि आयोग उनको सूची भेज दे कि इन्होंने नहीं डाला, तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया भी प्रतिनिधि कर सकते हैं। जिन लोगों ने उनको वादा किया था या कुछ ग्रहण कर लिया हो अथवा आश्वस्त किया हो और इस प्रत्याशा में कुछ लोगों ने उनको लाभान्वित किया हो, उसके बाद यहाँ से एक सूची जाए कमीशन से और वो ये जाए कि इन्होंने नहीं डाला है, तो मुझे लगता है कि इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। इसलिए आपका सुझाव जो बहुत जो है रिलेवेंट नहीं है। सीकरीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपये का जुर्माना। अब मनरेगा वाला उस दिन वोट डाले या ना डाले, बुखार में है, गंभीर बीमारियों पर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको छूट दे, लेकिन हरारत है, मान लो उस दिन मनरेगा के भी उसके रुपए मारे जाएंगे और ऊपर से आपको 500 रुपये भी दे, माने 3 दिन काम के। तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक दंड भी भारत जैसे देश में, जिसमें उपसभापति महोदय 80 करोड़ लोग, ये छोटी संख्या नहीं है, 80 करोड़ लोग 5 रुपये किलो गेहूं और चावल के लिए इस 44 डिग्री टेम्परेचर की लाइन में लगता है, ना मिलने पर हम लोगों को शिकायत करता है। 12,000 के शौचालय के लिए वो प्रधान के घर के चक्कर काटता है, 1,20,000 के प्रधानमंत्री आवास के लिए वो निरंतर प्रयास रहता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे लोग सुबह अपने घरों पर भी आते हैं। तो उन पर आर्थिक जुर्माना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है,
और जो मत देंगे उनको केंद्रीय सरकार की सेवा में नौकरियों में अधिमानता दी जाएगी। ये तो बिल्कुल भी व्यवहारिक पक्ष आपका नहीं है। मान लो आप 67% लोगों ने मतदान कर दिया, तो क्या 67% लोगों को आप दे पाएंगे? आप ये सोच रहे हैं कि 100% दें तो 100% को नौकरी देंगे, तो वो नौकरी आएंगी कहाँ से? प्रेफरेंस भी नहीं देना चाहिए। क्या आप इसको इक्वल टू एनसीसी के सर्टिफिकेट के बराबर कर देंगे कि नौकरी में उसको प्रेफरेंस दिया जाए, जो लगातार परेड करता है और केवल 5 साल में एक दिन मतदान के लिए चला जाए? मुझे नहीं लगता है कि वो सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक में या प्रमोशन में या नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है, वोट को देने पर उसको एक नौकरी मिले, ये ठीक बात नहीं होगी और ये व्यवहारिक पक्ष भी नहीं है। और जो यही आप कह रहे हैं कि उत्तम शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में अधिमानता दी जाएगी। मैं उत्तर भारत के सबसे बड़े कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरिट बहुत जाती है, कट ऑफ बहुत जाती है। केवल मत का प्रयोग किसी ने कर दिया, इस बात पे वो 2%, 4% या 1% पाए, एक एक नंबर पर 100 बच्चे एडमिशन की सीढ़ी पर खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है। और इस पर हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 2019 से मैं देख रहा हूँ कि हैं जी, मुझे पता है कि रूपाला जी मेरे भाषण को निश्चित तौर से एंजॉय करेंगे, जैसा वो करते आए हैं हमेशा। तो क्योंकि हम दोनों लोग थोड़ी किसानों की बातें ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा जो है महोदय, ऐसा प्रयोग विश्व के कुछ देशों में किया गया। फिलीपींस ने किया, स्पेन ने किया, सिंगापुर ने किया, स्विट्ज़रलैंड ने छोटे से भाग में किया, थाईलैंड में किया, टर्की में किया, उरुग्वे में किया गया, यूएसए की जॉर्जिया में किया गया, वेनेजुएला में किया गया, बुल्गारिया में किया गया, चिली में किया गया, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोस्टा राइका में किया गया, साइप्रस में किया गया, डोमिनिकन रिपब्लिक और इक्वाडोर में, इजिप्ट में, फिजी में, फ्रांस के कुछ हिस्से में। लेकिन तुरंत उनको समझ में आ गया कि जो अनिवार्य वोटिंग कर रहे हैं उससे कुछ विषमताएँ पैदा हुई हैं और कंट्री को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो उनको फिर उसमें से चिली ने अपने इस अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया, साइप्रस ने अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया, और इसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड के जो स्काफ्तासेन है उस जगह जहाँ होता था उन्होंने वापस लिया। उरुग्वे ने भी अपने अनिवार्य मतदान केंद्र को वापस लेने का काम किया। तो कुछ देशों ने लागू किया, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि अनिवार्य वोटिंग है वो राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, इसमें बहुत प्रमुख लोगों ने इस विधेयक पर लगातार अपनी बात को कहने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूं कि 2019 से मैं उन लोगों के नाम उद्धृत करूं जिन विद्वान लोगों ने इस बहस में भाग लिया है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो पुलिस कमिश्नर भी मुंबई के रहे हैं, बागपत जैसी सीट से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, तो उनका ये सुझाव है क्या हमें शैक्षिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये साध्य नहीं है। 18 वर्ष की आयु पर विद्यार्थी द्वारा अपनी शिक्षा के विषय का चुनाव किया जा चुका होगा, वहाँ उसकी पाठ्य चर्चा में ऐसे किसी विषय को लाना ठीक नहीं। प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, प्रायः देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति मतदान में कम भाग लेते हैं। हम इस बात से सही नहीं है, सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षित व्यक्ति अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, संवैधानिक उपबंध नैतिक मूल्यों पर अप्रभावी होंगे। श्री जगमुक्ता पाल जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, पीपी चौधरी साहब, संयोग से कि इन दोनों लोगों ने एक साथ बोला और आज दोनों लोग एक साथ बैठे हुए भी हैं और संयोग से अगल बगल के ज़िले से भी आते हैं। तो 22 देशों ने मत देने के अधिकार को उनका कहना है अनिवार्य बताया, इसलिए हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं पाल साहब से और माननीय पंकज चौधरी से कहना चाहूँगा कि हर देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कहीं पर आप भी, मैंने आपको पहली बार 1984 में जब आप एमएलए थे और शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, तब देखा था, और जब आप आ रहे थे अनेक्सी में तो आपके जूतों में कीचड़ लगा था। तो इसका मतलब है कुछ नदी नाले पार करके अथवा आप किसी गांव से आए थे। मुझे लगता है माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री थे आप, ये मैं आपसे 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
हाँ, रात को 12 बजे आप मेरे को मिले नदी थे। नाले पार करके आए तो नहीं, मेरा अंदाज़ है कि जब एक मंत्री के वो वाइट पैंट शर्ट में और लोटो शूज़ में कीचड़ लगा हुआ था, तो इसका मतलब है आप किसी कच्चे रास्ते से आए थे। एक तरफ आप कच्चे रास्ते से आए थे और एक तरफ आप मतदाता को सोचते हैं कि नदी नाले पार करके, कच्चे रास्ते को पार करके, कभी कभी मई जून में बरसात में पोलिंग हो जाती है, कई बार अपने हिल स्टेशन पर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, और उत्तराखंड में और ख़ासतौर से शिमला में और कश्मीर में जब माइनस में टेम्परेचर होता है और आप उसको अनिवार्य भेज रहे हैं, तो हाँ। और बालियान साहब के यहाँ जब गन्ना कट रहा हो, ये गन्ना खाते हैं, गन्ना उड़ते हैं, गन्ना बिछाते हैं, गन्ना ही इनकी आर्थिक है। जिस साल इनका गन्ना ठीक हो जाता है उस साल परचेज पावर इनकी बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हैं कि हाँ, और जिस समय कढ़ाई में गुड़ बन रहा हो और अनिवार्य वोटिंग के लिए आप कहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो गन्ने के रस में थोड़ी सी जो है मिठास है वो निश्चित तौर से कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य अन्य देशों से पालसा भिन्न है। हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उनकी प्रत्येक चीज़ को अंगीकृत करना चाहिए। हमें प्रस्ताव का अपनी परिस्थितियों और सापेक्ष में मूल्यांकन करना चाहिए। मतदान करने को हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को देखते हुए कठोरतापूर्वक अनिवार्य नहीं हमें करना चाहिए। उक्त मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करते हुए भारतीय विधि आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। उक्त नैतिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य के बीच अवश्य ही अंतर है और हमें उस अंतर का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो उपसभापति की कुर्सी पर श्री भतीरी मेहताब साहब बैठे थे, उनका भी ये कहना था कि मतदान एक नागरिक अधिकार है, ना कि कर्तव्य। इट्स राइट नॉट ड्यूटी और नॉट कंपल्सरी ड्यूटी। और वैसे भी हम मौलिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात ज़रा कम करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। तो अनिवार्य मतदान अन्य चीज़ों का अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वाक है जो वाक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार में आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये अलोकतांत्रिक होगा, किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और मैं और मेरा विभाग भी इस बात से सहमत है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो माननीय सदस्य का दृष्टिकोण सही है। निर्वाचक मामलों में संबंधित संवैधानिक स्कोर और कानूनी उपबंधों के अनुरूप है। हुकुमदेव नारायण यादव साहब, जिनके भाषण से हम लोग बहुत लाभान्वित होते रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान, खासतौर से हमारी बकरी का बहुत वो उल्लेख करते हैं, बकरी, भेड़, गांव, देहात, किसान उनका। लेकिन यहाँ पर वो अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया को जरूरी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो हमेशा गरीबी, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति व्यक्तियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे। तो जिस दिन अनिवार्य वोटिंग के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी में गरीब व्यक्ति आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माइग्रेटेड लेबर होता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो माइग्रेटेड लेबर होता है। और जिस राज्य से, तो इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा कि जिस राज्य से वो बिहार से आते थे, वहाँ के लोग पंजाब में बहुत ज़्यादा नौकरी करने के लिए जाते हैं। और अनिवार्य वोटिंग होने के लिए, और जिस समय उन्होंने ये बात कही थी उस समय वन नेशन, मोदी जी का वन नेशन वन ग्रिड नहीं था, वन नेशन वन राशन उस समय नहीं हो पाया था, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा नहीं आई थी। इसलिए ऐसा नहीं संभव था जिस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि बिहार की माइग्रेटेड लेबर पंजाब में काम कर रही हो और अनिवार्य वोटिंग के लिए उसे बिहार आना पड़े और पंजाब में वो अपना वोट नहीं डाल सकते थे। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, आज की परिस्थितियों के अनुसार ये बहुत रिलेवेंट बात नहीं है। भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि इसका एक बीच का रास्ता है, वो है नोटा। और देख रहे हैं कि नोटा का प्रयोग जो लोग करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। भगवत मान जी यहाँ बोलने के बाद पंजाब चले गए हैं। उनकी राय है कि मतदान नहीं किए जाने के लिए सरकारी सुविधाएं याद में कटौती की जानी चाहिए। तो सरकारी सुविधाओं में कटे नहीं, लोग कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने फिर कहा ना कि ये उनका मौलिक, ये उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य नहीं है। आप उनकी सरकारी योजनाओं में कटौती करेंगे, उनका राशन कार्ड छीनेंगे या उनको कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करेंगे, तो निश्चित तौर से वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और इसमें संविधान के किसी न किसी विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके मौलिक अधिकार का कहीं कहीं हनन निश्चित तौर होगा। इसलिए मान साहब की बात से भी हम बहुत ज़्यादा सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमती कविता कलवा कुंतला ने ये कहा है, ये और भी आगे बढ़ के कह रही हैं। उनका कहना है कि मतदान नहीं करते उन्हें दंडित किए जाने के बजाय, हाँ ठीक कहना है, मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दुष्यंत चौटाला जो हमारी कहा जनसंख्या का आकार इस प्रयास में बहुत बड़ी बात है। खैर CR चौधरी साहब ने कहा, जयप्रकाश नारायण निषाद जी ने, रमेश विधूड़ी साहब ने इसमें भाग लिया, चंद्रकांत खैर साहब ने, TG वेंकटेश ने। आज मैं जो है इनकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ किन्हीं कारणों से कि बालियान साहब जो चाह रहे हैं, और कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी साहब ने अनुमान मतदान को सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकारी नीतियां और लोगों का प्रतिनिधित्व जनता की इच्छा और आकांक्षा के अत्यधिक निकट होगा। ये बात किसी हद तक सही है कि ज़्यादा वोट जी आधार से जोड़ रहे हैं, बहन जी आधार से जोड़ रहे हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं। तो रमेश चंद्र कौशिक का कहना है कि प्रतिशत बहुत कम है। इसी प्रकार से अब्दुल खालिक साहब ने भाग लिया, बाद में अजय मिश्रा जी और सब लोगों ने भाग लिया जी। तो जी हाँ, आधार पहले जिस देश में अभी सबके आधार कार्ड ना बने हों, सबके राशन कार्ड ना बने हों, तो कुछ गुड़ ढीला होता है, कुछ बनिया ढीला होता है, दोनों बातें होती हैं। लेकिन वहाँ पर हम जो है वहाँ हम अनिवार्य कर दें, तो वोटिंग को अनिवार्य करने से पहले बहुत सी चीज़ें हमें अनिवार्य करनी चाहिए। तो जो रूपाला जी हम लोगों ने अनिवार्य करने की होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी ने अनिवार्य करने का कोशिश किया है। और लोग क्यों वोट डालते हैं, क्यों जाएं? पूंछ उठा के देखते हैं तो गड़बड़ निकलता है। 52 से चुन रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है, हेल्थ कार्ड नहीं उनको मिल रहा है, उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। लोगों ने सरकार बना दी एक नारे पे, गरीबी हटाओ। गरीबों ने सोचा कि लौट आएंगी इंदिरा गांधी तो गरीबी हट जाएगी, तो गरीबी हटी नहीं, तो परसेंटेज उनका डाउन हो गया। राजीव गांधी जी ने कहा कि वो 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, तो ये 85% जो खा रहे थे रास्ते में, तो वो कहीं ना कहीं उससे गुणवत्ता कम हुई होगी ना योजनाओं की। तो फिर उसका वोटिंग पर भी असर पड़ा, फिर लोगों ने कहा भाई 1 रुपये आया था, यहाँ तो 15 ही पैसे लगे हैं, तो क्यों वोट डालो। तो अब मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा पुराना है, मैं बहुत आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बोलते हैं। 2009 जो चुनाव जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और राइट टू इंफॉर्मेशन और किसानों का कर्जा ऐसे कुछ काम किए, लेकिन लास्ट में बहुत सरकार बदनाम हो गई थी। उस समय 58.19% वोटिंग हुआ है 2009 में। अब आप देखिएगा कि ये एक जादुई आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 5 साल बाद 2014 में चुनाव घोषित हुए, आखिरी के दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। अब 9 और 14 का अंतर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सब हीरो हीरोइन ने बहुत ज़्यादा कहा हो कि मतदान करो, या कोई इंसेंटिव मिला था, या कोई मतदाता को प्रभावित किया गया था, या उसको 2 किलो चीनी दी गई थी, या उसको बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध कराए गए थे, या मतदान केंद्रों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी, या मतदान केंद्रों की दूरी बढ़ गई थी, कम हो गई थी, या मतदाता सूची में बहुत आमूल परिवर्तन आया था। ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उपसभापति महोदय की 2009 में 58.19% मतदान हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं, और वो बन जाएं, उनकी सरकार आ जाए और जो है गुजरात मॉडल देश में लागू हो जाए, इस प्रत्याशा में लोगों ने इतना वोट डाला कि ये 58% से 66% हो गया। कभी किसी चुनाव में हुआ है? किसी भी 52, 57, 62, 67, 69, 74, 77, 80, 84, 89, आप कोई सा भी उठा के देख लो, 91, 96, 98, 99, 2004, मेरे ख्याल से मैंने सारे चुनाव का जिक्र कर दिया। अचानक 2009 और 14 में 8.4% की वृद्धि हो गई। ये अचानक हो गई क्या? इसीलिए सेग्रीवाल साहब कह रहा हूँ कि इसको अनिवार्य ना करिएगा। अगर आप गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कर देंगे, उनको नीचे ले आएंगे और वेलफेयर स्टेट हो जाएगी, और हमारी योजनाएं जो होंगी वो गरीबों के कल्याण की होंगी। अगर कोई भी सरकार अगर पहले से 12,000 रुपये का शौचालय, खेत में शौच करती हुई महिला को किस प्रधानमंत्री ने नहीं देखा था? हेडलाइट की रोशनी आने पर उसको खड़े होते हुए किसने नहीं देखा था? क्यों नहीं बने? तब तो ज़्यादा बनना चाहिए था, तब तो ज़्यादा गरीबी थे। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, या शास्त्री जी थी, या मिसेस गांधी थी, या उसके बाद मोरारजी भाई थे, उन्होंने ज़्यादा महिलाओं को सड़क पर शौच करते हुए देखा होगा और उठते हुए देखा होगा। दिल तो था,
लेकिन उसमें संवेदनशीलता की बड़ी भारी कमी थी, इसलिए वो नहीं बने। जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये इज्जत घर बनाने का काम किया, और उसकी वजह से अचानक 8%। हाँ, मैं ये भी बता दूं, केवल मतदाता यहीं नहीं रुका है। 2009 के बाद 14 के बाद जब 19 का लोकसभा का चुनाव आया है तो फिर 1.1% फिर बढ़ गया है। तो इस बार जो था 2019 के चुनाव में 67.47 चुनाव हुआ, तो 8% तो बढ़ाया 9 से 14 के बीच में, और पूरा 1.1% बढ़ा दिया इस 5 साल में, क्योंकि उस समय योजनाएं उसकी तरफ थी, चालू थी, पूरी हो नहीं पाई थी। और आप यकीन मानिएगा कि जब 19 का चुनाव आएगा तब तक बहुत सी केंद्र सरकार 24 का चुनाव आएगा। मैंने क्या बोल दिया? 19। अच्छा, 19 का हिस्सा हम लोग करके ही आए हैं। 24 का चुनाव जब आएगा तो तमाम सारी योजनाएं जो निर्माणाधीन थी वो कंप्लीट हो चुकी होंगी, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी होगी, तो निश्चित तौर से ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो मैंने फिर कहा कि ये राइट है, ड्यूटी नहीं है, प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस प्रोत्साहन की दिशा में बहुत काम किए गए हैं। एक्शन में जेल होगी, ये ठीक नहीं है। लॉ कमीशन ने भी इसको जो है वो मना किया है कि इस विषय में विभिन्न अलग अलग समितियां बनी हैं, उन समितियों ने भी इसके खिलाफ में ही अपनी रिपोर्ट को देने की कोशिश की है। इसलिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक ऐसा पक्ष है जिस पे बहुत लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत लोग उसके खिलाफ में बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय में 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब पहले ही साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के दौरान विचार व्यक्त किया गया था कि इसमें अनुवाद किया जाए। तो बाबा साहब की अगुवाई में ही इसको जो है मना कर दिया गया कि भारत जैसे विकासशील, तब तो अविकसित देश था, लेकिन आज विकासशील देश है, तो विकासशील के देश में भी ऐसा होना संभव नहीं है। फिर इसके बाद निर्वाचन सुधार संबंधी राष्ट्रीय संवैधानिक पुनर्विलोकन कार्य समिति, जिसको NCRWC कहा गया है, तो उन्होंने भी मना किया। तारकुंडे समिति एक बैठी गई, और तारकुंड में बहुत डिटेल में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ मित्रों को कहीं हाईटी में जाना है। अच्छा, नहीं, अच्छा, सभी को जाना है, तो बालियान साहब को विशेष तौर से जाना है, तो वहाँ मुझे भी जाना है, तो अभी वहाँ जाना है, लेकिन अभी उसके लिए समय है, और यहाँ जाने में और वहाँ जाने में 3 मिनट का अंतर है, तो मैं 3 मिनट का केवल रास्ते में है। तो आप एक तरफ तो 3 किलोमीटर पैदल चल करके उसको अनवार वोट के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, जहाँ 3 मिनट में हम एनेक्सी में पहुँच जाएंगे। खैर, तो तारकुंडे समिति ने भी कहा कि ये हमने इसे उन निर्वाचन में मतदाताओं के लिए उनके मत डलवाने के लिए अनिवार्य बनाने की वांछिता पर गंभीरता से विचार किया, और जब लोगों से बात की, लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया है कि ये संभव नहीं है। इसके अनुसरण में अनिवार्य मतदान के मुद्दे पर चर्चा संसद में 2004 और 2009 में तब हुई थी जब इस आशय के 2 प्राइवेट सदस्य विधेयक पुनर्स्थापित किए थे। उनका भी हश्र वही था। हालांकि मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं हश्र नहीं कहूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस जो बौद्धिक विधेयक है आपका, उसको आप जो वापस ले लें तो ठीक रहेगा। हाँ जी, तो 2004 में फिर BS रावत ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2004 देश में निर्वाचन मंडल द्वारा अनिवार्य मतदान के लिए उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए, पुनर्स्थापित किया था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि सांसदों के बीच में ये बात दिमाग में आती थी कि अनिवार्य हो जाएगा तो शायद उनके चयन में ज़्यादा आसानी होगी, या जो चयन होंगे तो बहुमत के आधार पे होंगे, क्योंकि कई जगह कुछ लोग बूथ कैप्चर के द्वारा भी इस प्रकार से अपना पक्ष में रिजल्ट कर लेते थे, तो इसलिए उन्होंने अनिवार्य कहा था। विधेयक अन्य बातों के साथ विभिन्न तर्कों, प्रकृति के उपबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल न होने आदि पर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण बात है कि 2009 में श्री JP अग्रवाल साहब ने भी इसी प्रकार से अनिवार्य मतदान पर एक अन्य विधेयक पटल पर रखा था, और बहुत सारी बहस हुई थी, लेकिन उस समय भी इसको उपयुक्त नहीं समझा गया। अंततः श्री अतुल सरोदे जी ने उच्चतम न्यायालय में भी ये जा चुका है सेग्रीवाल साहब, तो उच्चतम न्यायालय में भी एक रिट हुई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके सुझाव से सहमत नहीं हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति मत नहीं डालता है तो उसकी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। तो ये तो व्यवहारिक नहीं था, और ऐसी रिटें एक्सेप्ट ही कैसे हो जाती हैं, इस पर भी कई बार लगता है
कि प्रथम दृष्टया देखना चाहिए कि अगर कोई वोट नहीं डाल रहा है तो उसकी बिजली पानी काट दिया जाए, और घर में उसका एक 15 दिन का छोटा नवजात शिशु है और बिजली कटी है क्योंकि वो वोट नहीं डाल पाया, वोट इसलिए नहीं डाल पाया कि मतदान केंद्र बहुत दूर था, तो उसकी सज़ा इस प्रकार से नहीं मिलनी चाहिए और ये व्यवहारिक बात नहीं है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके पक्ष में बात नहीं की है। विधि आयोग ने निर्वाचन सुधार पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान के विषय पर विचार किया और भारत में अनिवार्य मतदाताओं को आरंभ करने की सिफारिश नहीं की और वस्तुतः वो इसे अलोकतांत्रिक होना मान रहे हैं। महंगा होना, राजनीतिक भागीदारी, जागरूकता की गुणवत्ता में सुधार करने में असमर्थ होना, कार्यान्वित करने में कठिनाई होना, जैसे रिपोर्ट में वर्णित अनेक कारणों से अत्यधिक अवांछनीय होता है। गुजरात में एक काम हुआ जहाँ से आपके यहाँ तो विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन लोकल बॉडीज़ में आपने किया था कि जो है नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अथवा जिला पंचायत में गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि अनिवार्य वोट हो, और उसके लिए एक रेट हुई और गुजरात उच्च न्यायालय ने उस रेट को जो है स्थगित कर दी है। तो अब सेम चीज़ एक राज्य में हाई कोर्ट ने भी उसको स्टे किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक रेट थी जो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं था। अनिवार्य मतदान के विरुद्ध जो मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं वो ये है कि अनिवार्य मतदान प्रजातांत्रिक प्रथा के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का अर्थात जनता की सर्वोच्च इच्छा, तो नहीं इच्छा उसकी वोट डालने के लिए तो आप उसको अनिवार्य नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी तो तभी होगी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब बाय द पीपल है, सम पीपल आर नॉट गिविंग द वोट, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको अनिवार्य कर दें। प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में मतदान ना करने का अधिकार, कितनी बढ़िया बात है कि प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में ही मतदान न करने का अधिकार निहित होता है। यदि व्यक्ति के अंतरात्मा उसे मतदान करने की अनुमति ना देती हो तो कोई भी व्यक्ति मतदान न करने के निर्णय को ले सकता है यदि वो अपने क्षेत्र में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किए गए विकासात्मक कल्याणकारी कार्यों से संतुष्ट न हो। 5 बार से वो वोट दे रहे हैं, उस गांव में भी सड़कें नहीं है तो बहिष्कार कर देते हैं वो लोग। तो एक तरफ तो उनके गांव का विकास नहीं हो रहा है, एक तरफ से माननीय सांसद पता चला कि 5 कार्यकाल में उनके यहाँ गए नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि उनको सज़ा दे दी जाए वो वोट, तो वो कई बार है बहिष्कार करते हैं। तो 2 बातें होंगी, एक तो गाँव में विकास नहीं हुआ और जब लोकतंत्र में उन्होंने अपनी कोई विरोध किया तो पता चला कि उन पर दंड हो गया अथवा उनको जेल जाना पड़ा। इसलिए सिग्रीवाल साहब ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं है। मैं बीच बीच में आपसे अनुरोध करता रहूँगा और आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए जो आपका विधेयक है वो कहीं ना कहीं लोगों को दुख देगा। ऐसे उदाहरण है कि जहाँ कई गांव अपने क्षेत्र की विद्यमान खराब स्थिति, जो मैं कहने जा रहा था, जैसे कि पेयजल की कमी, सड़कों की स्थिति आदि की तरफ ध्यान दिलाने के लिए सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हालांकि उनको नहीं करना चाहिए, जिसके खिलाफ जिसकी वजह से विकास नहीं है, मतदान केंद्र पर जाके उसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। कोई एक गाँव के बहिष्कार करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर वो इतना ही दुखी हैं तो बहिष्कार करने की जगह बहिष्कार प्रतीकात्मक होना चाहिए, जिसमें पता चल जाए कि आपने विकास नहीं किया, लेकिन मतदान केंद्र पर जाके उनके खिलाफ अपना मत दे करके आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, ना कि बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करने की सूचना देनी चाहिए। जनता को ऐसे अवसर पर आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय में हम लोगों ने मतदाता बनाने के लिए भी कैंप लगाए हैं, मतदाता रैली भी निकली है। देश की प्रमुख हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज़ से कहा गया है कि वो निवेदन करें कि लोग मतदान में भाग लें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह भी आए दिन करते हैं, कभी एनसीसी एनएसएस की टोलियां भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं और वोट के लिए प्रेरित भी करते हैं। निर्वाचन आयोग विज्ञापन भी निकालता है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूल, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से मतदाता जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए और इस दिशा में काम हो भी रहा है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य चुनाव में अपने मत के अधिकार के प्रति मतदाताओं को जागरूक करना होता है। चुनाव में मतदान करने के लिए भारी संख्या में बाहर आने हेतु मतदाता को प्रेरित करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि SMS आदि द्वारा, और अपील भी करते हैं हम लोग। मतदाता सूची भी भेजते हैं, पोलिंग स्टेशन पे एक बस्ता भी लगता है
मुझे लगता है कि हमारी भी पर्ची जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों की, और बीएलओ के द्वारा भी आजकल जाती है, जिससे मतदान केंद्र पर जाकर के उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ढूंढना ना पड़े। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो कई सुधार किए हैं उसमें एक ये भी किया है कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। और पेंडेमिक में जो खासतौर से चुनाव हुए हैं उसमें 1000 से कम ही मतदाताओं को रखा है। मतदान केंद्र अगर वही रहा है तो बूथों की संख्या को बढ़ाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। और इस विषय में ये भी कहा गया था कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह कराएं तभी आएँ, तो परसेंटेज बढ़ी है। मतदाताओं की शिक्षा 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम SVEP जो भारत में मतदाताओं की जागरूकता को करता है तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देता है, ने मतदाताओं की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि करने में काफ़ी मदद की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे सतत एवं ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के दौरान मतदान की प्रतिशतता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सूचना के अनुसार 51 में मात्र 45.67% हुआ था और 2019 में ये 67.74% हो गया है। तो आप अंतर महसूस कर सकते हैं। जबकि उस समय के आज़ाद कराने वाले कहते थे, वो कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे कि उन्होंने आज़ादी दिलाई है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रही। देश आज़ादी के कारण बहुत है। कांग्रेस ने अगर इस श्रेय को लेने का प्रयास किया है, लेकिन जब मैं वोट ऑफ परसेंटेज देखता हूँ तो 55% लोगों को तत्कालीन कांग्रेस के बड़े महान दिग्गज नेता वो मतदान केंद्र पे नहीं ला पाए। अब सोच लीजिएगा कि वो 55% लोगों को देश में मतदान केंद्रों पे नहीं ला पाए। और वहीं 2014 में और 2009 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में 14 में पड़े और फिर 19 में, तो 14 में ही 8.4% वोट बढ़ा है, 8.4% बढ़ा है। अब ये क्लियर अंतर को मैं बताना चाहूँगा। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपने विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही लोक कल्याणकारी योजनाओं को आपने 52 से लगा दिया होता तो सिगरीवाल साहब को अनिवार्य वोटिंग का विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि 2009 में और 2014 के बीच में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में और देश में विकास का गुजरात मॉडल लागू होगा, तो सबने सोचा कि राजनीतिक अंत्योदय होगा, सामाजिक अंत्योदय होगा, आर्थिक अंत्योदय होगा। और द्रौपदी मुर्मू साहब जब से राष्ट्रपति बनी हैं तो अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला, जो हमेशा हर जात की पिछली होती है, ऊपर से आदिवासी तो ज़्यादा ही पिछली होती है, और वो सबसे सर्वोच्च पद पर पाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी, तो अंत्योदय को परिभाषित लोग करते रहे, क्या करते रहे, आवास दे दो, शौचालय दे दो, या विधवा पेंशन दे दो, या विकलांग पेंशन दे दो, वृद्धावस्था पेंशन दे दो, यही अंत्योदय हुआ। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। तो वो ताले की चाबी दी ना एक आदिवासी महिला को। तो ये मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय, सामाजिक अंत्योदय और न्यायिक अंत्योदय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और एनडीए ने अंतिम पायदान पर खड़ी हुई उड़ीसा की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके उसको परिभाषित जमीन पर करने का प्रयास किया है। तो अब मैं कुछ, मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हो गई हैं। तो क्यों जाते लोग, 47 में देश आज़ाद हुआ, 52 के पहले चुनाव में 55% लोगों को, विधेयक पे ही बोल रहा हूँ, पर हाँ, तो अगर 52 में, 57 में, 62 में, 72 में, 74 में कब नारा था ये गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का, तो वो गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी नहीं हटी, लेकिन सरकार आ गई। एक शेर सुन लो कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे। तो नहीं चला सकते थे ये लोग रिक्शा, इसलिए गरीबी को बनाए रखा था। जाने का है तो फिर चलिए, तो इसलिए क्यों जाएं जब गरीब कल्याणकारी योजना नहीं थी। अब आजकल को परसेंटेज क्यों ज़्यादा होगी अगर हम नहीं गए, ये वाले ज़्यादा आ गए, ये वाले, मैं उधर इशारा बेंचों को कर रहा हूँ, ये आ गए, ये आ गए तो हमारा 12 का बीमा ना ख़त्म हो जाए, कहीं हमारा 330 का बीमा ना ख़त्म हो जाए, अभी शौचालय बनाए, छत नहीं पड़ी, कहीं उसकी छत ना रुक जाए,
अभी आवास की नींव खुदी है, कहीं दीवारें चुन्नी बंद ना हो जाए, कहीं हमारा आयुष्मान कार्ड में अचानक हमारी आधी बाईपास सर्जरी हुई है तब तक नियम आ जाए कि आयुष्मान कार्ड आपका विड्रॉ किया जा रहा है, तो चालू रखना पड़ेगा। तो पोलिंग स्टेशन पर आएंगे वो लोग, वो आएंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोहर लगाने के लिए एक मत प्रयोग करेंगे। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डल्लप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके मर्म और दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक चादर में पिछौरा है ना बहन जी अपने इलाके में, तो एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी चूंकि गरीब घर से आते हैं, इसलिए ये तमाम सारी लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं, और जब गरीब कल्याणकारी योजनाएं की प्रत्याशा में 8% वोट बढ़ सकता है, तो जिस दिशा में आपका विधेयक है उस दिशा में सरकार कल्याणकारी कार्य चला करके उस दिशा में हम आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। और आंकड़े बोल रहे हैं कि 8% बढ़ गया और उसके बाद 1.1% बहुत बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे कहूँगा कि वो चले जाएं, गुंडाराज चला जाए, ज़मीनों पे कब्जे बंद हो जाएं, अपहरण बंद हो जाएं, इस उम्मीद से लोगों ने परसेंटेज ज़्यादा की और 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। फिर लोगों ने सोचा 22 में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो कल्याणकारी योजनाएं, देश की राज्य की कल्याणकारी योजनाएं और बाबा का बुलडोजर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा, इतना परसेंटेज वोट पड़ा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। मैं 22 में उसका आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा। तो उपराष्ट्रपति जी विदाई समारोह है। अब आप मेरे से माफ़ी मांगें और मैं सिगरीवाल साहब से माफ़ी मांगूँ, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं अब उनसे मैं सिगरीवाल साहब को आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, आप डेमोक्रेसी को मुकम्मल करना चाहते हैं। उसको डेमोक्रेसी को मजबूत करने के और भी कई तरीके हैं। डेमोक्रेसी किसी को दुखी करके मजबूत नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य वोट करके दंड लेते हुए वो आपको चुने, ऐसे में फिर आह भी निकलेगी और वो आह से अच्छे लोग भस्म हो गए हैं। क्योंकि मैं फिर इनको कहना चाहूँगा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साथ पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो टूट गई है ना, देश के तमाम राज्यों में वो शोहरत की बुलंदी टूट गई है और उसको पाने के लिए संसद में भी कुछ कर रहे हैं और सड़कों पर भी उनको आने के लिए मजबूर हो गया। Amen. I want to ask a very special question. हाँ, मैं प्रोफेसर साहब तो शेर वाली बात नहीं है, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब बघेल साहब हाँ, तो अनिवार्य अभी इसलिए नहीं कि अभी विकास करना है, तो विकास की प्रत्याशा में लोग जाएंगे, लेकिन अनिवार्य ना करिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रख के हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और इसी फुटपाथ पर आबाद जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 2.5 लाख का शहरी आवास योजना करने का, हाँ 1.5 लाख का शहरी आवास योजना, ग्रामीण 1.5 लाख का और शहर में 2.5 लाख का। इसके अलावा हम इलाज के अभाव में ना मरें, गरीब आदमी काढ़ा से बुखार ठीक करता है, चाय में पत्ती डाल के, तुलसी डाल के ठीक करता है। इसके बाद मनरेगा के बचे हुए कुछ रुपयों को लेके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है 5 दिन का ये आपका एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, ऑगमेंटिन और सिट्रजिन चलेगी। वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी ऑगमेंटिन और सिट्रजिन, ये 28 रुपये बचे हैं, इसमें दवा दे दो। तो वो नीली लाल पीली कुछ बिना रेपर की गोलियों को कागज़ में लपेट करके देता है। मरना हम सबको है, लेकिन इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का उसको मिलेगा। श्रमिकों का भी ख्याल रखा है, इसलिए श्रमिक परसेंटेज ज़्यादा कर देंगे, आप देख लेना अगली बार, क्योंकि ई श्रमिक कार्ड अपन ने कर दिया है। और अनिवार्य की जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं से राशन जब ले सकते हैं तो कहीं से वोट डाल सकें। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक में और नेट वेट ठीक हो जाए, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे आ जाएं, तब ये होना चाहिए कि अगर हम बिहार की माइग्रेटेड लेबर अगर पंजाब में है तो वो वहाँ काम करते हुए वोट डाल सकें और वो पंजीकृत हो जाए। तो फिर ऐसे में उन लोगों को भी कष्ट होगा जो बूथ कैप्चर से फिर मैनपुरी में, आजमगढ़ में, करहल में, फिरोजाबाद में, बदायूं में, संभल में, ऐसी
ऐसी सीटों को जो लोग निकाल लेते हैं, तो आपकी इस अनिवार्य वोटिंग से, लेकिन वो अनिवार्य वोटिंग वो फिजिकली ना हो। जिस दिन हम साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएं और अपने मोबाइल पर कहीं से भी वोट डाल सकें, तब आपका ये विधेयक थोड़ा रिलीवेंट होगा। जब तक हम साइंस एंड जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी पीने पिलाने में, कभी आगे बढ़ाने में यूँ ही होती थी तकरार, उनमें यूँ ही चलती थी तलवार, उनमें मुझे आपके मधुर संबंधों का आभास है। तो ये नोक-झोंक होती रहनी चाहिए। और आप जैसे लोग पिछली वाली बेंच पर बैठ के बहुत सारगर्भित टिप्पणियाँ आप करते हैं, आज तो आप फ्रंट सीट पर बैठे। तो बैक बेंचर हमेशा कमज़ोर पढ़ाई में नहीं होते हैं, ये निशिकांत दुबे ने सिद्ध कर दिया है कि पीछे वाली बेंच से बैठ के, पीछे वाली बेंच पर बैठ के और व्यवस्था का प्रश्न के नाम पर जितनी बार आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है, मुझे लगता है संसदीय इतिहास में ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर वही मांग सकता है जिसके यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। तो फ्रंट सीट तो आज बिहार के लोगों में, झारखंड के लोगों में आपस में जो होड़ मची है, तो मैं मेरे ख्याल से सिग्रीवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि बहुमत जनता ने इसके पक्ष में अपने मत व्यक्त नहीं किए हैं। नेशनल लॉ कमीशन ने इसके पक्ष में अपनी बात नहीं कही है, हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में अपनी बात नहीं कही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रतिकूल टिप्पणी करी है। आम जनता से जब बात की गई तो आम जनता ने भी रोष व्यक्त किया है। क्यों ना हम जनता में क्रेडिबिलिटी पैदा करें, क्यों ना हम ऐसी कल्याणकारी काम करें कि जनता मतदान के लिए आए और उसी सरकार को रिपीट करने की कोशिश करे जिसकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने इस अनिवार्य वोटिंग के इस विधेयक को जो है ससम्मान वापस लेने, मैं ऐसी करबद्ध प्रार्थना आपसे और सदन से भी करना चाहूँगा।